सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। व्यापार से साम्राज्य तक उपविषय है कंपनी का फैलता शासन। तो आरंभिक काल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बक्सर की लड़ाई की बात हो रही है इसमें 1764। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों पर कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। ठीक है, अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। सहायक संधि क्या है समझिए। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। मतलब जो राजा होते थे उस टाइम पर, उन्हें सैनिक जो देते थे वो अंग्रेज देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और वो उसके बदले उनसे भारी रकम लेते थे। अगर वो रकम नहीं चुका पाते थे तो वो पूरा का पूरा इलाका ही कंपनी ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने पर मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए थे। अब सीधी लड़ाई देखते हैं। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है मैसूर का टीपू सुल्तान हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली का टाइम पीरियड है 1761 से 1782 और टीपू सुल्तान जो उनके बेटे थे उनका पीरियड है 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मतलब अपनी सेना को एडवांस बनाया, उन्हें ट्रेनिंग दिलाई। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कब कब हुई? 1767 से 69, 1780 से 84 तक, 90 से 1790 से 92 तक और 1799 में। श्री रंगपट्टनम की जो जंग हुई 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई पड़ेंगे। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जिसे सर्वोच्च मंत्री कहा जाता था, उसके अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे
अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, मतलब पूरा जो दक्षिण का भाग था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब क्वेश्चन आंसर देखने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो वर्कशीट बहुत मतलब चैप्टर लेंदी दिया हुआ है हिस्ट्री का, तो इसी में बच्चों आंसर मिल जाएंगे। थोड़े लेंदी आंसर भी लगेंगे आपको, लेकिन आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आंसर नंबर 1 हम यहाँ से लिखेंगे कई बार। ठीक है, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो यहाँ से ठीक है, और यहाँ तक ये क्या है, आंसर नंबर 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम निकले। तो ये 2 क्वेश्चन है तो लेंदी हो गई। अब इसमें 2 क्वेश्चन में आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से 1785 से, वर्कशीट में से ही 1785 से लिखना शुरू करेंगे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गई। यहाँ तक तो ये बात हो गई कि वो उससे आग बबूला क्यों हो गए थे अंग्रेज। फिर आगे हम ये आंसर दे रहे हैं कि मैसूर के साथ उसके क्या परिणाम निकले, कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, ये बताया हुआ है। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई, ये परिणाम हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक करेंगे आप आंसर नंबर 2, वहाँ से लेके यहाँ तक 1785 से थोप दी गई, वर्कशीट में से ही कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो देखिए आंसर नंबर 3 करेंगे आप यहाँ से इनसे। ठीक है, तीसरा यहाँ से इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री लिख देंगे। पेशवा के अंतर्गत एक राज्यमंडल बोलते हैं कन्फेडरेसी को इस पहले टाइम में। ठीक है, उसके सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। यहाँ तक लिखेंगे हम, रहता था, यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 3। इन राज्यों की बागडोर से पुणे में रहता था। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक रहता था। ठीक है, तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया, तो इसका आंसर भी वर्कशीट में से ही लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे एक के बाद एक। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ से आपको, ये चौथा हो गया, ये चौथा हो गया। मैं ऊपर नहीं लिख रही, आपको क्वेश्चन करने में, आंसर करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यहाँ लिख दिया मैंने चौथा। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। यहाँ तक आंसर नंबर 4 कर लेंगे, यहाँ से 1 से लेकर। ठीक है, तो बच्चे वर्कशीट हो गए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।